आज हम लोग अरे हमारा खाली बोले के है। आज हम लोग जो है ना हिंदी में पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति, क्लास 10 का है। सबसे अंतिम कहानी के रूप में ये दिया, लेकिन कहानी ये नहीं है। जिनके लेखक है महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, खुद उनके जो है ना, उनके भाषण वगैरह जो है ना, उसी से कुछ भाग को यहाँ पर काट के ये दिया गया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1800 कौन से जगह पर? उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। अभिषेक कुमार, महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? ये हमारे क्लास के अभिषेक कुमार है, जो बड़ा ध्यान से सुनते हैं। पूछे कि महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम है, इन्होंने बता रहा है पुतलीबाई। परीक्षा आ रहा है, लेकिन पढ़ाई के लिए विद्यार्थी जो है ना सीरियस नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी के माता का क्या नाम है? पुतलीबाई। माता का नाम है पुतलीबाई और इनके पिता का क्या नाम है? करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी के पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा माने महात्मा गांधी जो है वो प्रारंभिक शिक्षा जो है उनका पोरबंदर में और उसके आसपास हुआ था। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी लंदन गए। एक नंबर में पूछ सकता है कि महात्मा गांधी 4 दिसंबर 1888 को लंदन क्या करने गए थे? तो वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए वे लंदन गए थे। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चली। यानी पहले के ज़माना में जो था ना, उस समय बाल विवाह ज़्यादा था, इसीलिए इनका भी शादी जो है ना बहुत कम उम्र में हो गया था। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका जो ईस्वी सन है 1893 से 1914 ईस्वी के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वही उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। अंग्रेज़ जो थे हम लोग को बहुत शासन करते थे और दक्षिण अफ्रीका में भी वो बहुत शासन करते थे। उसी के मुकदमा के लिए वे दक्षिण अफ्रीका भी गए थे और वहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। कौन लौटे? कहाँ लौटे? भारत में। स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, उसमें इन्होंने भी कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। तो एक नंबरी की दृष्टि से बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि गांधी जी के सबसे बड़े हथियार क्या थे? अहिंसा और सत्याग्रह। तो उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? अहिंसा और सत्याग्रह। यानी किसी जीव को हत्या नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। यही उनके सबसे बड़े हथियार थे।
उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतोद्धार का काम किया, सर्वोदया का कार्यक्रम चलाया। सर्वोदया का संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो सर्वधन उदय होता है, यानी सब के लिए दया वाला भावना। स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेद भाव को मिटाने की कोशिश की और अंत में अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, एक नंबरी में पूछेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारे थे। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, गांधी जी ने क्या? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी है। एक नंबरी में पूछेगा निम्नलिखित में से गांधी जी के कौन पुस्तक है? तो 3 गो ऑप्शन ऐसा रहेगा जो इनका नहीं रहेगा और एक उस ऑप्शन में रहेगा हिंद स्वराज। तो हम किस पर टिक करेंगे? हिंद स्वराज पर टिक करेंगे। उन्होंने हरिजन, कौन? हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। गांधी जी के पूरा जीवन किसके प्रति समर्पित था? उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक तथा राजनीतिक तथा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। यानी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनको गोली मार के हत्या कर दिए। किसको हत्या किए? गांधी जी को किसने हत्या किया? नाथूराम गोडसे। कब किए? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ माँ? नई दिल्ली में। कहाँ किए? नई दिल्ली में। गांधी जी की स्मृति में, यानी गांधी जी के याद में पूरा राष्ट्र यानी पूरा देश 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? जयंती मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है गांधी जी के प्रत्येक साल के 2 अक्टूबर को। समझे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रे बउआ। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ माँ? सिर्फ अपने देश में ना, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, पूरे विश्व में। समझे? शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत है। यानी शिक्षा और संस्कृति यहाँ पर जो लिया गया है वह आपका हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों, माने एक लेख था, उस लेख में से कुछ भाग को यहाँ पर काट के शिक्षा और संस्कृति के नाम से पाठ दिया गया है। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यावहारिक दृष्टिकोण और विचार है, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस मतलब मन एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए
जरूरी प्रेरणाएं है। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों में जुड़े हुए हैं। माने रोज दिन के जो दिनचर्या है उनसे बहुत गहरे रूपों में जुड़े हुए हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का निधन कब हुआ था? अच्छा बताओ, नई दिल्ली में गांधी जी को किसने मारा था? क्या चीज से? अच्छा बताओ था, पूरे विश्व में किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को? अब पाठ जो दिया हुआ है शिक्षा और संस्कृति, कहता है अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो गांधी जी के अनुसार जो सबसे बढ़िया शिक्षा है वह है अहिंसक प्रतिरोध, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक प्रतिरोध का मतलब होता है कि बिना कुछ हिंसा किए दूसरे के विरोध करना, जो उचित न है उसके लिए। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होना चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है। क्या जानना चाहिए? आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छिपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। तो परीक्षा में यह भी पूछ सकता है, जैसे ये लाइन जो दिया हुआ था यहाँ पर कि शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। यह किस पाठ से लिया गया है? तो हम लोग कहेंगे यह शिक्षा और संस्कृति पाठ से लिया गया है। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉल्स्टॉय फार्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा से है। इसको लगा लेंगे क्या?
महात्मा गांधी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा से क्या है कि मेरा मतलब है कि हृदय की शिक्षा से है। आध्यात्मिक शिक्षा महात्मा गांधी के अनुसार क्या है, हृदय की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। इसीलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अविभाज्य है। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। महात्मा गांधी के शिक्षा से क्या अभिप्राय दिया हुआ है यहाँ पर कि बच्चे और मनुष्य के किसका बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुण, जो अच्छा गुण है, वो प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसीलिए तो मैंने बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। यानी महात्मा गांधी जो शिक्षा संस्कृति के माध्यम से शिक्षा के बारे में जो बता रहे हैं ना, मनुष्य को ऐसा शिक्षा लेना चाहिए कि वो शिक्षा लेते लेते उस काम को भी सीख लेना चाहिए। और सीखिए ना लेना चाहिए, उस काम को उसी समय करना भी चाहिए कि वो अपने जीवन में दो पैसा कमा सके। मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। जो प्रक्रिया होता है उसका कारण जानना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके होने से क्या लाभ हानि है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल होना चाहिए। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रारंभिक जो शिक्षा शुरू में दिया जाता है उसमें सबसे पहला बात ये होना चाहिए कि सफाई के बारे में उसको जानना चाहिए। उसके बाद है तंदुरुस्ती, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। उसके बाद है भोजन शास्त्र, यानी हम लोग को कैसा भोजन करना चाहिए। और अपना काम आप करने से, यानी अपना काम खुद करने से, और घर पर माता पिता को मदद देने जैसे काम के बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए। यही मूल सिद्धांत उनका है। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान ही नहीं होता है और वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। यानी शारीरिक रूप से जो है ना स्वस्थ होना चाहिए। इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हो। यानी ग्रामों उद्योग, गांव में जो उद्योग किया जाता है कुछ बनाकर बेचने का, हथकरघा वगैरह, उस पर इन्होंने बल दिया है कि
प्राथमिक शिक्षा देने के साथ साथ ये भी चीज़ उन लोगों को सिखाना चाहिए, जैसे कताई और धुनाई से संबंधित हो, जो आगे भी उसे भविष्य में यह काम दे। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा और एक दिन ऐसा अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो। यानी जो शुरू से गरीबी अमीरी का जो भेद अंतर माना जाता है वह भेद न हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो जाए। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो ज़रूरी होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की ज़रूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में होगा। जनसाधारण मतलब गरीब लोग जो रहते हैं, जनता लोग, वो जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? तो चरित्र निर्माण। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का क्या ध्येय है? तो चरित्र निर्माण है। क्या है? चरित्र निर्माण है। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूँगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषण यानी अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान का भंडार भरा है उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। महात्मा गांधी का कथन था कि हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है, जो सीखने की चीज़ है, बात है, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों न हो, हम उसको अपने मातृभाषा में, हम लोग जो अपना भाषा बोलते हैं उस भाषा में उसको रूपांतरण करके सीख सकते हैं। जैसे मान लो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने गया और पूरा के पूरा अंग्रेजी में, लेकिन उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आता। अगर वही चीज़ को अगर अगला आदमी अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा और उस व्यक्ति को हिंदी बढ़िया से बोलने समझने आता है तो उस सभी चीज़ को वह हिंदी में बहुत बढ़िया से समझ जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर कहा है कि कोई भी अगर ज्ञान विज्ञान की बात हो जो हमारे देश से बाहर है और अपने देश में लाना है, लेकिन ये है कि मान लो वह चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है और चाइनीज़ भाषा में हमको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ट्रांसलेशन के आधार पर, हिंदी अनुवाद के आधार पर या हमारा जो मातृभाषा होगा उसमें अगर बदल के कोई व्यक्ति हमको वो समझा देगा तो उसका मतलब हम लोग भली भांति बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और इस चीज़ पर काम करना भी शुरू कर देंगे। फिर आगे कहते हैं, मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियाँ जानने के लिए बांग्ला सीखने की ज़रूरत नहीं है। रविंद्रनाथ जो थे
वह बांग्ला भाषा बहुत अच्छे से जानते थे। उनका राष्ट्रगान या बहुत ऐसा देखेगा कविता कहानी बांग्ला भाषा में लिखा हुआ, और उनके कविता कहानी को अगर हमें पढ़ने की ज़रूरत है तो यह ज़रूरी नहीं कि बांग्ला भाषा हम सीखेंगे तभी ये पढ़ सकते हैं। हम बिना बांग्ला भाषा सीखे भी उसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको बांग्ला भाषा भी अच्छी तरीक़ा से आता है और हिंदी भी आता है, तो उस बांग्ला भाषा को क्या करेगा, मेरे लिए हिंदी में अनुवाद करके समझा देगा, तो उनके कहानी वगैरह को, कविता वगैरह को या उनके लेखों को बहुत अच्छा से हम समझ जाएंगे। तो यह ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें वह भाषा का ही ज्ञान होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए कि उसको दूसरे भाषा में बदल कर भी सीख सकते हैं। इसी पर उन्होंने, महात्मा गांधी ने बहुत सारा बल लगाया था। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियाँ से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। टॉल्स्टॉय के जो भी कहानी वगैरह दिया गया है वे रूस के हैं, वो रूसी भाषा में, और रूसी भाषा में जब हमको बताया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हमको रूसी भाषा सीखना नहीं है, उसके उस पाठ वगैरह में क्या चीज़ दिया हुआ है, हम उसको, मान लो अंग्रेजी हमको आता है, रूसी नहीं आता है, तो हम चाहेंगे कि कोई व्यक्ति हमको वो अंग्रेजी में रूपांतरण करके समझा दे या अंग्रेजी में करके हमको दे दे, तब जाके हम उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेज़ों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के भीतर सीधी साधी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। जहाँ जहाँ अंग्रेजी बोला जाता है, जहाँ का मातृभाषा अंग्रेजी है वहाँ का, तो वे लोग किसी भी देश विदेश के जो भाषा में लिखा गया कुछ चीज़ होता है जो उसके लिए ज़रूरत है, वो क्या करते हैं, अपने भाषा में 1-2 सप्ताह के अंदर अनुवाद के द्वारा करके पूरे अपने देश में बंटवा देता है। अब पूरा देश का लोग क्या करता है, उसको पढ़ता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर, मिल्टन जो है वह अंग्रेजी के लेखक वगैरह है। यह अच्छी मितव्ययिता होगी, यानी कम खर्च होगा यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दे जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले, और उनका अनुवाद देसी भाषाओं में कर देता हूँ, यानी अपने यहाँ का भाषा। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कूपमंडूक बने जाए। कूपमंडूक का मतलब होता है मेढक का कुआं। मेढक के कुआं को देखता है, जब तक वो रहेगा कुआं में कहेगा पूरा संसार इतना ही बड़ा, ऐसे बड़का न है। और जिस समय उसको गलती से भी मेढक से बाहर अगर निकाल दिया तो उछल उछल के पूरा दुनिया में घूमेगा कूदेगा, तो कहेगा संसार बहुत बड़ा है। तो ये ना कि हम जितना जान गए उसी में फंसे रहेंगे कि उतना ही में हमको बहुत हो गया। हम ये कोशिश करेंगे कि और अधिक से अधिक जाने। अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले, मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। यानी उनका कथन है कि अपने संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ना कि दूसरा संस्कृति में कुछ अच्छी बात है तो अपने संस्कृति को हम हिनाई बतियाने लगेंगे, अब विरोध करने लेंगे, कतई विरोध नहीं करेंगे। अगर दूसरे संस्कृति में कुछ अच्छी बातें हैं तो हम उसको क्या करेंगे, सीख लेंगे। पहले हरगिज नहीं, मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना है और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है
उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। उसका क्या होगा परिणाम? सामाजिक आत्महत्या होगा। वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उसकी उपेक्षा करने की निषेध भी करता है, यानी हिनाई करेगा। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। अगर दूसरे का बहिष्कार करेगा तो कोई संस्कृति जिंदा नहीं रहेगा, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रहेगा। अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य समाज, आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे। इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ न जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखें, और फिर उनसे यह आशा रखूँगा कि वे अपना विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे बोस, राय या स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है बउआ, मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है तो क्या कहेंगे? महात्मा गांधी के शिक्षा और संस्कृति से लिया गया। भारत संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा। कुदरती यानी प्राकृतिक तौर पर कैसा होगा? स्वदेशी, अपने देश के ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियां को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और ज़बरदस्ती की एकता की ओर है। तो इस तरह से हमारा महात्मा गांधी के शिक्षा और संस्कृति ख़त्म हुए। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है 1 से 10 तक, और आशय स्पष्ट करना है भावार्थ। तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर और आशय स्पष्ट करने वाला सब बना के रखे हुए हैं। अभी हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर उसको बता देते हैं, और सभी विद्यार्थी क्या करेंगे अगले क्लास के लिए इस क्वेश्चन आंसर को याद करके आएंगे। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं?
तो पाठ के शुरू में दिया हुआ था बउआ कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को कहते हैं। अक्षर ज्ञान के पहले ही बच्चों को पता होना चाहिए कि सत्य से असत्य को, प्रेम से घृणा को तथा कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक यानी बुद्धि के अनुसार उपयोग बुद्धि के जल्द से जल्द विकास का उत्तम तरीका है। तीसरा क्वेश्चन बा, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। तो गांधी जी कहते हैं शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट करने से मानते हैं। तीसरा के बाद चौथा है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास केवल व्यवहार उपयोगी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। कौन से? व्यवहार उपयोगी शिक्षा, वैसा शिक्षा जो व्यवहार में उपयोग होता है। 5 में गांधी जी धुनाई और कताई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं। तो गांधी जी का मानना था जब धुनाई और कताई जैसे ग्रामोद्योग का प्रचलन होगा तो अमीर गरीब का अप्राकृतिक भेद धीरे धीरे छीन हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। हर कोई अपने गुजारे लायक कमाई का प्रयत्न करेगा, जिससे गांव तथा नगर के संबंधों को एक नैतिक और स्वास्थ्यप्रद आधार प्राप्त होगा। ऐसे सामाजिक क्रांति बिना किसी खून खराबे के ग्रामोद्योग द्वारा ही संभव है। 6 नंबर में है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। तो शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण मानते थे। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे? चरित्र निर्माण मानते थे। क्यों? तो क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएगा तो समाज अपना काम स्वयं अपने आप संभाल लेगा। और जब अपना चरित्र ठीक ना होगा तो समाज के अपना काम संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य को आवश्यक मानते थे। यानी क्यों मानते थे? तो गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य को आवश्यक इसलिए माना है कि अन्य देशों की विभिन्न भाषाओं में जो ज्ञान भरा पड़ा है उन्हें बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य के द्वारा ही जाना जा सकता है। यानी उसके लिए उस भाषा को सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे लिए जो ज़रूरत है, अच्छा है, उसको अपनी भाषाओं में बदल कर जान सकते हैं। 8 में है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों ज़रूरी है। तो दूसरी संस्कृति से पहले अपनी स्वयं की संस्कृति की गहरी समझ होना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी संस्कृति को समझे बिना किसी अन्य संस्कृति को समझना अथवा अनुकरण करना आत्महत्या के समान है। कैसा है? आत्महत्या के समान है। अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार हमें अपनी मातृभाषा और संस्कृति को महत्व अवश्य देना चाहिए। अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर ही हम अपना अत्यधिक विकास कर सकते हैं और दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने से कभी भी परहेज नहीं किया जाए। साथ ही इसे आधार बनाकर अन्य संस्कृति एवं भाषाओं के अच्छे गुणों को भी अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों। तो गांधी जी उन संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं जिनका पहले ही भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो खुद भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही उन विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिसके पैर भारत में जम चुके हैं। उनके विचार में यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का
होना चाहिए, जिनमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित हो। गांधी जी अमेरिकी ढंग के सामंजस्य के विरोधी रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव लक्ष्य मेल स्थापित करना न होकर कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता स्थापित करना होता है। यानी अमेरिका का जो संस्कृति है ना, उसमें ज़बरदस्ती स्थापित करने वाला बात दिया रहता है। आशय स्पष्ट करना, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। तो हम सबसे पहले हेडिंग में क्या डालेंगे यहाँ कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शिक्षा और संस्कृति शीर्षक से संकलित है, जिसके लेखक रचयिता बहुआ जब कविता रहेगा तब, बाकी कविता छोड़ के कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर लेखक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि उनका इच्छा है कि बच्चों को दस्तकारी की शिक्षा किताबी ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से देना चाहिए। यह सारी शिक्षा किसी दस्तकारी संस्था या उद्योग के द्वारा ही दी जाए, माने वहाँ उसे सिखाया जाए और उसे उसको करने का मौका भी दिया जाए। अगला है, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो इस तरह के भावार्थ करने वाला में हेडिंग इसी तरह सब में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शिक्षा और संस्कृति शीर्षक से संकलित है या ली गई है, जिसके लेखक महात्मा गांधी है। यहाँ पर एगो लाइन दिया हुआ है, इसीलिए लिखे हैं प्रस्तुत पंक्ति, और न तो 2-3 गो लाइन रहता तब क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखते। क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति आर्य संस्कृति से, जो कि एक शुद्ध संस्कृति है, यह संस्कृति अगला है गौ नंबर में, मेरा धर्म कैद खाने का, माने मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शिक्षा और संस्कृति शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक महात्मा गांधी है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि भारतीय धर्म किसी कैद खाने का धर्म नहीं है, यानी इस धर्म में कोई भी बंधन नहीं है। सबको स्वाधीनता बनने और स्वेच्छा से अन्य धर्म का अवलोकन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन हमें किसी भी अन्य धर्म संस्कृति के अध्ययन में अपना धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह से यह पाठ खत्म हुआ, इसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।